चलो सुनो सब आप। कल हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में कि कोई भी बॉडी या कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जिस पर लगने वाला कुल फोर्स का मान 0 होगा, नेट फोर्स का मान 0 आएगा। तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है या तो बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा तो भी कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। जिससे हम लोग बात किए थे कि पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0 है तो पृथ्वी के सेंटर पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में। कभी कभी क्या होगा कि बॉडी पर 4 को फोर्स लग रहा है लेकिन चारों फोर्स ऐसा लग रहा है कि सब आपस में कैंसिल आउट हो रहा है वेक्टर के नियम के जोड़ जाड़ करके, तो ही बॉडी पर लगने वाला कुल फोर्स का मान 0 ही आएगा और कहा जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम। अब सवाल यह था कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है तो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं कि बॉडी जहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है वहाँ से दाएं बाएं या किधर भी थोड़ा सा हम खिसकाते हैं। अगर उसको खिसकाने के बाद जब छोड़ा जाएगा और छोड़ने के बाद जब पार्टिकल वहीं आना चाहेगा जहाँ से हमने उसे हटाया था, अगर उस तरफ आना चाह रहा तो हम समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जिधर हटाया उधर और भाग गया तो समझते थे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर कहानी इसके बाद आगे बढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वह जरूर क्या करेगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करेगा तो उसका क्या निकालने के लिए रहेगा, टाइम पीरियड। कि बताओ इसका टाइम पीरियड का मान क्या है। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले उस इक्विलिब्रियम वाले बॉडी को उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा क्या करना है, हटाना है। और थोड़ा सा हटा करके आप जहाँ पर ले गए हैं उस जगह पर निकालना है उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स। उस पार्टिकल पर वहाँ कितना फोर्स लग रहा है जब उसे मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से x हटाया गया था, उस जगह पर लगने वाला फोर्स निकालना है, ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला। वहाँ पर तो फोर्स 0 ही है। वहाँ से जब हटाएं तो जितना दूर हटा के ले गए वहाँ कितना फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के माध्यम से आप क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। तब जाके निकल के आएगा एक्सीलरेशन बराबर कुछ x, बराबर कुछ x वही आएगा जितना आपने उसे हटाया। वो जो बीच में कुछ आएगा f बराबर कुछ x, वो जो कुछ आएगा उसे हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। और उसी ओमेगा स्क्वायर से हम लोग ओमेगा का मान निकाल लेंगे, फिर ओमेगा बराबर 2π/t लगाएंगे और वहाँ से टाइम पीरियड का मान निकालेंगे। तो कल हम लोग एक सवाल कराए थे, यही सवाल था कि मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पर +q और यहाँ पर चार्ज है +q ना। फिर एक सवाल है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज है +q, दो सवाल था। और इसके बीचों बीच एक चार्ज कौन रखा हुआ है, q है कि नहीं। ये दोनों चार्ज समझिए कि फिक्स है, ये वाला बड़ा वाला q फिक्स्ड है और ये बड़ा वाला भी q फिक्स्ड है। और ठीक बीचों बीच एकदम सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज +q, तो किस चार्ज पर लगने वाला कुल बल का मान कितना होगा, 0, क्योंकि ये बीचों बीच रखा गया है। ये वाला बड़ा वाला q, ये वाला छोटा वाला q को जितना बल से इधर रिपेल करेगा, ये वाला बड़ा वाला q भी छोटा वाला q को उतना ही बल से इधर, और लगने वाला कुल फोर्स का मान 0। मैंने कि बड़ी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी वही केस है और बड़ी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इस कहानी में कहा गया कि अगर बड़ी इक्विलिब्रियम में है तो इसको अलोंग द लाइन, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के तरफ अगर इस चार्ज पार्टी को हल्का सा हिला दिया जाए इधर या हल्का सा हिला दिया जाए इधर, तो चेक करके बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल। तो हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब इसे हल्का सा यहाँ से यहाँ हिला दिया जाएगा, अभी क्यों यहाँ नहीं होकर के अगर यहाँ हो जाएगा तो ई वाला चार्ज से दूरी घट जाने के कारण अभी चार्ज इस पर ज़्यादा बल लगाएगा, और ई वाला चार्ज से दूरी घट जाने की बढ़ जाने के कारण इसके द्वारा लगने वाला बल का मान अभी यहाँ पर फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा और इसकी तरह लगने वाला बल का मान ज़्यादा और इसकी तरह लगने वाला बल का मान। इसका मतलब जब यहाँ पर रख के इसे रिलीज किया जाएगा, जब इसे छोड़ा जाएगा तो इधर आने को क्या है, तैयार। इसका मतलब जहाँ से हटाया गया उधर ही आने को तैयार है। इसका मतलब ये जगह क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ बात समझाया गया कि इस कहानी में क्या कीजिए कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इसको डिस्प्लेस कराइए आप। इस +q चार्ज को, छोटा वाला +q चार्ज को लाइनिंग ज्वाइनिंग जहाँ उसके परपेंडिकुलर इसको हल्का सा ऊपर लेके जाइए। जब ये +q चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेके चले जाएंगे +q चार्ज को, तो ये वाला +q इधर धक्का देगा और ये वाला +q इधर धक्का देगा, और इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा और ये दोनों आपस में जुटेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर ले जाके छोड़ दिया जाए तो कहाँ फेंका जाएगा, इधर लेगा उधर फेंका जाएगा। तो बताएगा क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला सवाल फिर है कि दो -q चार्ज।
अगला सवाल फिर है कि 2 माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, और बीच में क्या रखा गया है प्लस क्यू चार्ज। तो बीच में रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, तो सवाल तो सेम हो गया। इस कहानी में ये भी दूरी सेम है, ये दूरी आर है और ये दूरी भी आर है। तो बड़ा वाला माइनस क्यू छोटा वाला क्यू को अपने तरफ जितना बल से इधर खींचेगा उतना ही बल से बड़ा वाला माइनस क्यू छोटा वाला क्यू अपने बल से इधर खींचेगा। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा और नेट फोर्स का मान तो बड़ी इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। अभी बात है क्या स्टेबल है या यह डिपेंड करता है इसको डिस्प्लेसमेंट किधर किया जाएगा। अगर इस कहानी में भी इसको थोड़ा सा अपने जगह से इधर घसका दिया जाए तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर इसको इधर घसका दिया जाएगा छोटा वाला क्यू को, तो अब ये वाला फोर्स का मान क्या हो जाएगा ज़्यादा, ये वाला फोर्स का मान आइए इधर खींच लेगा। बस में के लिए इस कहानी में उल्टा हो रहा है, जो कहानी में यहाँ होता है कहानी यहाँ भी उल्टा पड़ रहा है। इस कहानी में जब इसको यहाँ पर मना करेंगे इधर इला फोर्स का मान बढ़ जाएगा और चूंकि माइनस वाला है तो क्या करेगा और खींच लेगा, उधर ही खींच लेगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा हम लोग का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब अलोंग द लाइन घसकाया जाएगा तब। लेकिन इसी कहानी में मान लिया जाए कि यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, और इसको कहाँ डिस्प्लेस कराया जाए ऊपर। तो जब इसको ऊपर लेके जाएगा तो वाला माइनस क्यू यहाँ खींचेगा और ये वाला माइनस क्यू इसको यहाँ खींचेगा। अभी चार्ज यहाँ ने यहाँ आ गया। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, फिर एक इधर होगा और एक अंदर, फिर इसके भी दो कंपोनेंट होंगे बल के, एक इधर साइड में और एक नीचे, फिर दोनों आपस में और ये दोनों मिलकर बॉडी को फिर अपनी जगह पर लाना चाहेगा, निकल जाएगा हम लोग का। तो दोनों कहानी में अलग अलग बात। इस कहानी में अगर यहाँ प्लस प्लस और बीच में अगर क्या है प्लस सेम है। अगर इस कहानी में माइनस माइनस बीच में क्या होता माइनस, तो फिर ऐसे होता है कि नहीं। अगर ये कहानी में माइनस माइनस बीच में क्या होता माइनस, तो फिर ऐसे ही होता। तब इसी कहानी में कहलाता स्टेबल, इसमें कहलाता अनस्टेबल। या तो में कर दो ये वाला प्लस कर दो, वाला प्लस कर दो, पीछे वाला माइनस, ये हो जाएगा अनस्टेबल। क्या हो जाएगा फिर कहानी क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसमें एक पहचानने के लिए सिखाया गया है कि मैंने किस समय पार्टिकल स्टेबल में और किस समय पार्टिकल। अब कहानी उसका होगा जो कौन है स्टेबल हो, अनस्टेबल का तो कहानी होने वाला नहीं। अब यहाँ पर मैंने पता चल गया कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है जिनको हटाने के बाद अपने मीन पोजीशन की तरफ आना चाहते हैं वो क्या करेंगे SHM। अब सवाल है कि जब SHM करें तो इनका टाइम पीरियड का मान क्या। तो अगला सवाल वही कराया जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड का मान क्या होगा। टाइम पीरियड वाला सवाल है, इसका मतलब गारंटी की सवाल स्टेबल वाला, क्योंकि अनस्टेबल में कभी टाइम पीरियड निकाल पाना संभव नहीं। तो सवाल देखिए पेज नंबर 49 में लिखा गया है, पेज नंबर 49 में कि चार्ज है यहाँ पर कैपिटल क्यू, यहाँ भी चार्ज है कैपिटल क्यू, बीच का दूरी है 2L और बीचों बीच चार्ज है स्मॉल Q1 Q2 आर फिक्स। सवाल में लिखा गया है यहाँ पर चार्ज क्या लिखा गया है Q1 और Q2 ना, तो Q1 Q2 नहीं मान के हम लोग Q लिख रहे हैं सीधा, Q है Q क्या है फिक्स, Q1 Q2 घबरा जाएगा, Q1 Q2 रहेगा तब तो एज ऊपर नहीं रहेगा इक्विलिब्रियम, सही कि नहीं। अभी Q1 रहेगा ये वाला क्या रहेगा तो यहाँ रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो Q1 कुछ अलग बल लगाएगा Q2 कुछ अलग बल लगाएगा, तो फिर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा भी नहीं, तो फिर स्टेबल अनस्टेबल वाला बात क्या है। तो दोनों चार्ज Q है और दोनों को दोनों चार्ज क्या है फिक्स। आई वाला बार ऐसा ही रखा हुआ फिर रखा हुआ है, नहीं तो है इक्विलिब्रियम में। अब सवाल यही है कि प्लस Q चार्ज इज चेंज स्लाइटली डिस्प्ले, प्लस Q चार्ज इज चार्ज लिखा हुआ है स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगर जो लाइन ज्वाइनिंग किया जा रहा है दोनों फिक्स चार्ज को मिलाने वाला उसके तरफ इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया जाए और वहां से छोड़ दिया जाए तो बताओ उसका टाइम पीरियड का मान प्रोसेस समझिए। अभी प्लस Q चार्ज यहाँ है लेकिन इसे अपना जगह से हल्का सा डिस्प्लेस कराया गया, कितना S का मान बहुत विथ रिस्पेक्ट टू L, विथ रिस्पेक्ट टू L, X बहुत छोटा होता है। इस सब जो काम होता है सब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू है।
तो यहाँ से चार्ज क्यू यहाँ चला गया, अब यहाँ पर समझो कि चार्ज क्यू यहाँ आ गया, प्लस क्यू चार्ज था ना। अभी दूरी बचा L माइनस एक्स, अभी दूरी हो गया है L प्लस एक्स, ताकि जोड़ जाके फिर से आ जाए 2L। अब ये प्लस क्यू चार्ज को ये वाला प्लस क्यू चार्ज इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, नीचे दिखा देते हैं दूरी x। अब इस चार्ज क्यू पर एक फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं, और एक फोर्स इधर लगेगा। ये वाला फोर्स जो क्या लगेगा, थोड़ा सा कम। तो तीर के निशान के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, छोटा तीर और बड़ा तीर। तो बड़ा तीर का मतलब फोर्स का मान ज्यादा है। अब ये फोर्स का मान हो जाएगा K Q1 Q2 बटा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 बटा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इस साफ पता चलता है कि मेरा मनवा ज्यादा है, मेरा मनवा तो पार्टिकल धीरे भारी होगा, सही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि F नेट बराबर, अगर आप वेक्टर के नियम से लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि इतना आई कैप इतना माइनस आई, तो जोड़ के चिन्ह के साथ लिखाएगा। हम सीधे मैग्नीट्यूड को घटा रहे हैं तो हम लिखने वाले हैं इतना घटाओ इतना डायरेक्ट। आप जोड़ में लिखना चाहते हैं तो आई और माइनस आई लिखना पड़ेगा। इतना आई कैप जोड़ इतना माइनस आई कैप। हम वो तो बात समझ ही गए कि इधर वाला कमजोर है, इधर वाला ज्यादा है, तो आंसर इधर आएगा। कितना इधर आएगा, इसको बोलते हैं एफ नेट की जगह लिख देते हैं एफ रीस्टोरिंग। अब आप क्लियर हो गया, एफ रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको रिस्टोर करना चाह रहा है, अपनी जगह पर लाना चाह रहा है, फोर्स का मान क्या होगा। तो बोले के क्यू क्यू कॉमन 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाओ 1/L प्लस एक्स का। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, जो ये हो जाएगा के क्यू क्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, दो बार में हो गए ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो बार, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो बार, सही ना। ऐसे भागा देती बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का और माइनस फिर ए माइनस बी का बराबर प्लस 4 प्लस 4L और LX। किसका मान आ गया हम लोग का, फोर्स ना राइट। हमें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। इस बात के बारे में चर्चा किया रहता है सवाल में कि चार्ज का पहले कितना चार्ज था, Q था, और मास कितना था, M। पहले चार्ज यहाँ नहीं यहाँ था, पहले चार्ज यहाँ था, इसका चार्ज कितना था Q और मास M। ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास भी होना, कोई बॉडी में कल चार्ज हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है। तो अपना कुछ मास रहा होगा, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसी एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाई मास। तो कर लो यहाँ से के क्यू क्यू बटा M 4L x बटा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। हमको लगता है कि यहीं पर एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दिया गया होगा, कर दिया गया है ना। एक्स बहुत छोटा है ना, एक्स बहुत छोटा, एक्स स्क्वायर और छोटा हो, एल बहुत बड़ा है, एल स्क्वायर और बड़ा होगा, तो एल स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, एल स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग लिखेंगे हम लोग। तो नीचे बचेगा एल का पावर 4, एल का पावर 4 आएगा, एल ऊपर से तो आएगा एक्सीलरेशन बराबर के क्यू क्यू 4 बटा M L से L x बटा L का पावर 3 हो गया ओमेगा। क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए बराबर ओमेगा स्क्वायर x। अब बोले माइनस माइनस मतलब रीस्टोरिंग, माइनस मतलब रीस्टोरिंग फोर्स दिखाता है माइनस में, समझो वही माइनस चल रहा है, उससे कोई लेना देना है, हमको डाटा चाहिए। तो यहाँ से निकल गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान कितना आ गया 4k क्यू क्यू बटा M L का पावर 3 का ओमेगा बराबर, तो T बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट M L क्यू बटा 4k क्यू, ये आंसर है ना, 2 पाई अंडर रूट M L क्यू बटा 4k क्यू।
ठीक है इसका फार्मूला याद करना वरना नहीं है, इनकी रट्टा मारना फॉर्मूले फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, कैंसर में याद करके। ये सब कंसेप्चुअल सवाल है, कोई जरूरी नहीं कैसी सवाल रहेगा क्यों जगह टू क्यों है, कुछ अलग रह सकता है बात। इसे रट्टा नहीं मारना, समझना तरीका कैसे कैसे बनाया जाता है। अगला सवाल में आइए, ये सिस्टम कहाँ हुआ? अलोंग द लाइन। कहाँ हुआ? ये वो करवा देते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे होगा, उसके बारे में भी बात किया होगा। अगला सवाल देखिए, पेज नंबर 50। लिखा है कि दो चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू, बीच में एक चार्ज माइनस क्यू, बीच का दूरी वही 2l, बीच का दूरी 2l। इस बार लिखा हुआ है कि माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लेफ्ट। इसे हमने थोड़ा सा x यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करा दिया। अब यहाँ पर आ गया माइनस क्यू चार्ज, जिसका मास कितना है? हाँ, मास हमेशा रहेगा, तरह निकलेगा इसी तरह। अब बताना है कि इस पर जब यहाँ पर से इसको रिलीज किया जाएगा तो करेगा ऐसे चेम, तो बताओ टाइम पीरियड का मान क्या होगा। यहाँ से देखते हैं कौन कौन फोर्स काम करता है। एक फोर्स ये वाला काम करेगा और एक फोर्स ये वाला काम करेगा अपनी तरफ। तो ये मान हो जाएगा के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर के रूट ओवर का होल। सही कह रहे हैं? एल स्क्वायर जो है रूट ओवर का खत्म। और यही फोर्स आएगा के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? ये भी क्या कहलाएगा? इसे थोड़ा सुविधा हो। अभी कौन कितना मान लो? थीटा। अब दोनों तो सिमेट्रिक होगा। इस सब के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ साइन थीटा, एक एफ कॉस थीटा। फिर इस सब के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एफ साइन थीटा, फिर से इधर होगा, कुल मिला के और एफ साइन थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स बराबर 2f कॉस, एफ रीस्टोरिंग बराबर 2, एफ की जगह मान रख देंगे के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे तक, कॉस थीटा बराबर आधार कितना हुआ? अब कर्ण कितना हुआ? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, तब यह जाएगा हम लोग का 2k क्यू क्यू एक्स बटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर। यहाँ से क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर 2k क्यू क्यू बटा m, है ना, x बटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। फिर लिखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग एल, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है। एल का पावर कितना आएगा? 3, एल का पावर 3। इसका मतलब a बराबर 2k क्यू क्यू बाई m l क्यू x, सही कह रहे? इसका मतलब ओमेगा बराबर अंडर रूट 2k क्यू क्यू बटा m l क्यू। यहाँ से निकालें t बराबर 2 पाई अंडर रूट m l क्यू बटा 2k क्यू, है ना? ये निकाला गया टाइम। अगला सवाल, दोनों सवाल था ऐसे जमला। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
कई नंबर 51 में पता है फाइंड लोकेशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान समझना सवाल कैसा, थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दो वैरायटी का सवाल होता है, सवाल क्या है पता नहीं। लिखा हुआ है कि एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है। आई दोनों चार्ज क्या है, फिक्स है। दोनों चार्ज अब सवाल आसान हो गया क्योंकि ये दोनों फिक्स है तो इक्विलिब्रियम में है। ये जो चीज फिक्स है उस पर लाख पर लगे हिलने वाला वो तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो समझ लो। फिक्स है तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। अब सवाल यह है कि फाइंड लोकेशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। लोकेशन बताना है प्लस क्यू चार्ज का, किसके मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज है इसको कहाँ रखा जाए ताकि वह क्या रहे, इक्विलिब्रियम। धीरे धीरे कहानी थोड़ा लंबा चलेगा, समझते चलिए। तो कहाँ रखा जाए इस बात का भी हमको गारंटी भी नहीं कि हमको बोला बीच में रखा जाए, ये आप ही को तय करना है कि बीच में रखा जाए कि दाएं रखा जाए कि बाएं रखा जाए। समझे कि नहीं? मान निकालने वाला बात तो बाद में है, पहले ही तय करो तुम ही लोग कि कहाँ रखा जाए, बीच में कि दाएं कि बाएं प्लस क्यू चार्ज को, ताकि वह प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन में रहे, मतलब लगने वाला कुल बल का मान। तो साफ पता चलता है कि प्लस क्यू चार्ज के बारे में जो चर्चा किया जा रहा है, अगर इस तरफ हम लोग प्लस क्यू चार्ज को कहीं रख देंगे तब दोनों मिलकर दे धकिया देगा। ये वाला प्लस क्यू डायरेक्ट फेंक देगा और ये वाला प्लस क्यू कभी इक्विलिब्रियम में रह, कभी संभव नहीं है। ये चार्ज उस तरफ तो कभी इक्विलिब्रियम में रह पाना संभव नहीं है, उसी तरीका से इधर भी इक्विलिब्रियम में रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इधर ही प्लस क्यू चार्ज है तब ये दोनों मिलकर उधर बल लगा देगा। तो इस संभावना सिर्फ यही है कि कहाँ पर होगा, बीच में कहीं भी हो सकता है। ये बात भले अभी के लिए आपको समझ में आ रहा हो कि बीचों बीच होंगे दोनों चार्ज का मान, अगर इस चार्ज का मान अलग अलग होता तो कोई गारंटी से बात करने था कि बीचों है कि नहीं। तो हम लोग इसको मान के बनाए थोड़ा साफ साफ, इससे तो पता चलता है कि बीचों बीच होगा, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से कितना दूरी पर, x दूरी पर, और बीच का दूरी कितना दिया गया है, l। कितना दिया गया दूरी, तो यहाँ से कितना बचा, l माइनस x। मान लिया जाए कि यहीं पर हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा, तब लगने वाला बल का मान, तो ई वाला प्लस क्यू इधर बल लगाएगा, उस पर इधर लिखते हैं। ई वाला प्लस क्यू पर इधर बल लगाएगा, जिसको लिख रहे हैं हम लोग के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, है ना। और ई वाला प्लस क्यू पर इधर बल लगाएगा, उसको इधर लिख रहे हैं के क्यू बटा ए माइनस एक्स का। और दोनों को क्या होना चाहिए, ये बात आपको समझाने के ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कभी कोना कोनी गुना करना होना ठीक बात नहीं है, दोनों तरफ वर्गमूल करना चाहिए, याद रहेगा दोनों तरफ सवाल जल्दी सॉल्व होगा। नहीं तो कोना कोनी जहाँ गुना होना किया, अभी तो लग रहा है कि चलो काट कूट देंगे, जो है जब सवाल रहेगा कितना बच्चा कोना कोनी गुना किया द्विघात समीकरण चला गया, एक्स स्क्वायर के द्विघात समीकरण में लंबा पड़ेगा, हम ऐसे क्या करें वर्गमूल, दोनों कहानी पहले ही कर दो वर्गमूल, 1 बटा l माइनस एक्स बराबर 1 है ना। आगे 2x बराबर l, 2x बराबर दो चीज सीखे। पहला बात तो ये सीखे कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, किस तरफ, रीजन बताइए, जगह दाएं होगा कि बाएं होगा कि बीच में होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आए और फिर सबका निचोड़ एक जगह लिखवाया हो, कितना तरह का सवाल गिरा सकता है, कितना तरह का सवाल बन सकता है, सब लिखवाया गया। पहले सवाल कराया गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखवा दिया गया। फिर सवाल अभी हम एक चीज सीखे दे रही, जो सीखे उसको महसूस करें कि दो चार्ज अगर सेम नेचर का हो, दो चार्ज अगर सेम नेचर का हो, हाँ, तो गारंटी रहेगा कि इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं बीच ही में आ जाए। एकदम बीचों बीच नहीं बोल रहे हैं, बीच वाले रीजन में कहीं ना कहीं इस बात का गारंटी है, आगे पता चलेगा। अगर दोनों चार्ज क्या हो, सेम नेचर का, जो फिक्स किया हुआ चार्ज है, अगर दोनों सेम नेचर के हो, दोनों प्लस हो जाए दोनों माइनस, तो गारंटी है कि कभी भी किनारे में इक्विलिब्रियम में कोई तीसरा पार्ट के नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो बीच में। और फिर ये बात ध्यान देना कि जब भी से सवाल सॉल्व करें तो क्या करना चाहिए, दोनों तरफ वर्गमूल करना, कभी सॉल्व नहीं करना, कोना कोनी गुना मार सकते। वही लिखा हुआ है कि नोट प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम में होना इसके मैग्नीट्यूड और नेचर पर निर्भर करता है। लिखा ना, प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम में होना इसके मैग्नीट्यूड और नेचर पर निर्भर करता है। मैंने ये जो प्लस क्यू के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, ये बताया जा रहा है ना,
प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम में होना इसके मैग्नीट्यूड और नेचर पर निर्भर लिखना निर्भर नहीं करता, निर्भर गलत लिखा हुआ है, निर्भर नहीं करता, इस कहानी में निर्भर नहीं करता। सुनिए पहले कैसे है, ध्यान सुनिए, नेचर बदल के देख लेते हैं। क्या ये प्लस क्यू को माइनस क्यू कर दिया जाएगा तब ये आंसर पीछे में आएगा, है कि नहीं? अगर ये प्लस क्यू को माइनस क्यू कर दिया जाए तो भी आंसर, और ये अगर माइनस क्यू यहाँ रखेगा दोनों मिलकर खींच लेगा, ई और ई मिलकर उसको खींच के लेगा, इधर रखेगा माइनस क्यू तो दोनों मिलके, इसका मतलब कहाँ निर्भर कर रहा है? ये जो इक्विलिब्रियम वाला जगह है ना, यहाँ पर फोर्स जीरो है ना, यहाँ पर कौनों चार का फोर्स का मान इसे नेचर पर डिपेंड वाला बात नहीं है। अन्ना मैग्नीट्यूड जब 1 कूलम पर लगने वाला बल जीरो है तो वहाँ पर 2 कूलम लगे तो बल लगेगा। एक वो जगह है ऐसा है जहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखने पर बल उस पर लगता ही नहीं है, तो बल्कि वहाँ पर 2 कूलम रख दो, बल कितना लगेगा उस पर? जब वहाँ पर फील्ड ही नहीं किसी चार्ज का, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, वहाँ पर 1 किलो को 2 किलो रखो, तो बल लगने वाला उस पर वही बात यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ यहाँ पर होना चाहिए। प्लस क्यू जो है इसका इक्विलिब्रियम में होना इसके मैग्नीट्यूड पर और इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तब का बात बता रहे हैं जब दोनों का दोनों क्या है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स नहीं रहेगा ने तो कहानी भी आगे बढ़ेगा, वो लंबा सवाल होगा बिना फिक्स वाला सवाल, बिना फिक्स रहेगा, इवन फिक्स रहेगा, इवन फिक्स रहेगा। आपसे से सवाल पूछेगा कि तीसरा चार्ज यहाँ क्या रखें कि तीनों संतुलन में, तीसरा चार्ज यहाँ क्या रखें कि तीनों बैलेंस अपने आप में, अब कोई फिक्स किया हुआ फिर भी बैलेंस, वो एक अलग सवाल हो। ये आसान सवाल की गिनती में आता है जिसमें दोनों फिक्स होते हैं और बीच में खाली देखना होता है कि कहाँ पर लोकेशन क्या है, कहाँ जगह है जहाँ पर इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो इस जगह पर कौनों चार्ज रखा जाए, किसी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाए, उससे कोई लेना देना। अगर दो चार्ज सेम हो तो मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर लगने वाला बल का मान किसी चार्ज पर जीरो होगा, चाहे चार्ज कुछ भी हो, चाहे उसका नेचर कुछ भी, मैग्नीट्यूड और नेचर पर डिपेंड। अगला लिखा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ माइनस क्यू सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। सवाल थोड़ा लगा ना भाई, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस 4 क्यू, प्लस, हाँ एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस 4 क्यू, बीच में क्या रखा हुआ है माइनस। माइनस क्यू के बारे में इस बार चर्चा किया गया है कि माइनस क्यू को कहाँ रखा जाए ताकि वह इक्विलिब्रियम, तो ये बात तो फिर पक्का है, किनारे में तो होबे नहीं करेगा। इधर रखेगा माइनस क्यू 4 तो 4 क्यू भी खींचेगा, आई वाला प्लस क्यू भी खींचेगा, दोनों मिलकर अपने तरफ खींच लेंगे। इधर रखेगा माइनस क्यू 4 क्यू भी खींचेगा, आई क्यू भी खींचेगा, दोनों मिलकर अपने तरफ कहीं बैलेंस में नहीं आएगा। बैलेंस में जब आएगा तो कहाँ आएगा, बीच वाले रीजन में, लेकिन बीचों बीच क्योंकि चार्ज बड़ा और चार्ज छोटा। अब इस बात का भी गारंटी है कि छोटा चार्ज के नजदीक में जीरो होगा, सब ऑलरेडी सवाल बनाने में मतलब मदद करता है। ये बात है गारंटी कहाँ जीरो होगा, छोटे चार्ज के नजदीक में, क्योंकि भाई देखो एक तो चार्ज ही बड़ा है और ओकरे नजदीक को कर देंगे तो चला, और दूरी कम करने से बल का मान और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए इस बात का थोड़ा बहुत हमें आभास है कि x का मान अभी छोटा होना चाहिए, किससे, L माइनस। हम कुछ कहने नहीं जा रहे, देखने में जो भी लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन बात गारंटी की ये वाला छोटा होगा, इसलिए ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। हाँ, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके नजदीक में इसको सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो दूर में रहेगा कि ज्यादा बल लगा देगा इस पर, इसको बैलेंस कभी कर नहीं पाएगा। फिर हम दिखाते हैं कि ई वाला क्यू ई माइनस क्यू को अपनी तरह जो होगा के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, सही कि नहीं? ये होगा के क्यू क्यू बटे और ये वाला 4 क्यू खींचेगा होगा के 4 क्यू बटा एल माइनस। एक बात तुम गौर करना, कल ऐसा सवाल रहेगा नहीं, तो रहेगा 4 क्यू नहीं तो 9 क्यू नहीं तो 16 क्यू, हाँ एकदम बैठा हुआ है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान जैसे सवाल ऐसे रहेगा 4 क्यू 9 क्यू 16 क्यू ताकि स्क्वायर बैठ जाए, ताकि वर्गमूल करने में फिर आसानी हो, और नहीं भी रहेगा तो फिर थोड़ा वर्गमूल फिर निकालना पड़ जाएगा भाई। तो के क्यू क्यू फिर से क्या हो गया, बच गया, फिर वर्गमूल करो, इधर रहेगा 1 बटा और इधर बोल, हाँ तो फिर x बराबर एल वाई, इधर से कितना दूरी पर और उधर से 12y फिर दूरी पर, मैंने वह लोकेशन है जहाँ पर
चार्ज क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। फोर्स का मान दिया। तो ये सवाल हो गया पूरा ही। पेज नंबर 51 का दोनों सवाल हो गया। L/3 आंसर आ गया। पेज नंबर 52 में ये सब सवाल का आंसर नहीं याद करना है, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख किया और क्वेश्चन बनाने में क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। कंसेप्ट क्या क्या सोच रहे हैं हम लोग इसको बनाने के। यही सब सवाल फिर दोबारा कराया जाएगा, खाली नाम चेंज होगा, कहानी हम सेम टू सेम ये छपाया जाएगा, फिर से दिया दोबारा होगा ये सेम। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक कितना माइनस 8 क्यू और वो कितना निकल है प्लस 5 क्यू ना। तो फिर वही बात समझ लो कि प्लस 5 एक दोनों फिक्स समझ ना, दोनों क्या समझ ना, लिखा नहीं भैया लेकिन फिक्स वाला कहानी है। क्वेश्चन में बड़े अंतर कर जाएगा, फिक्स रहना और फिक्स बहुत अंतर है, बहुत सवाल पूरा देखना, सवाल लंबा चला जाएगा बिना फिक्स का। तो फिक्स किया गया दोनों चार्ज को। अब बताया अब हमको निकालना है कि प्लस 5 क्यू को प्लस कहाँ रखा जाए ताकि इस पर लगने वाला कुल फोर्स का मान। तो बात भी पता चलता होगा आपको कि किनारे में कभी संभव। हाँ, अब इस बात का गारंटी आपको हो गया होगा कि अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो कभी किनारे में इक्विलिब्रियम वाला जगह, यह मेरे रूल बन गया। पहला सवाल चेक करिए लिए मैं सवाल भी चेक होइए। इसके पहले सवाल में दोनों चार्ज क्या था, अभी सवाल में दोनों चार्ज क्या है, तो दोनों में चेक हो कि दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं दोनों फिक्स हैं तब तो पूछा जाए कि तीसरा चार्ज का लोकेशन कहाँ होगा ताकि उस पर कोई बल तो कहाँ होगा, हमेशा बीच वाले रीजन किनारे में कभी संभव, वो भी उस चार्ज के नजदीक में जिधर चार्ज का मान छोटा। इसमें माइनस भी छोटा है कि माइनस 8 क्यू माइनस पर कभी जाना नहीं। हाँ, ऐसे देखने में लगता है कि माइनस 8 नहीं, माइनस ऐसे नहीं, चार्ज के मैग्नीट्यूड देखना है। माइनस प्लस तो सिर्फ इसके डायरेक्शन और रिपल्सन को तय करना। ऐसा थोड़े कि माइनस क्यू होने से चार्ज ज्यादा कम मैंने कम और ज्यादा लगाना शुरू करेगा। माइनस चार्ज होने से खाली डायरेक्शन और रिपल्सन तय होगा। बल ज्यादा ये लगाएगा, बल ज्यादा ये लगाएगा, इसलिए इससे दूर होना चाहिए चार्ज को। आई वाला बल क्या लगाएगा, कम, तो सपोर्ट मिलेगा तब जब इसके चार्ज नजदीक आएगा। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड से तय करना कि कौन चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है और कौन चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस प्लस साइन को इग्नोर करते। तो इधर तो क्लियर हो गया कि इधर फोर्स का मान 0 नहीं होगा, उधर फोर्स का मान उस पर लगने वाला 0 नहीं होगा, कहीं बीच में होगा। और मोटा मोटी अब अंदाजा पता है कि क्यू से क्या होगा, हल्का सा नजदीक। तो मान लें दूरी कितना है x, इधर बचेगा फिर से l माइनस ऊपर तक l का मान दिया गया होगा, l लिखा होगा, l लिखते हम लोग भी। यहाँ पर कौन रखा गया 5 क्यू, सही ना। तो माइनस क्यू अपने तरफ खींचा कितना से के 5 क्यू बटा x, सही ले। आगू वाला खींचा कितना से के 8 क्यू नहीं 8 क्यू 5 क्यू बटा l माइनस एक्स का के क्यू 5 भी दोनों तरफ वर्ग कर लो। 1 बटा x बराबर 2 रूट 2 बटा l माइनस एक्स। यहाँ से x का मान जो निकलेगा निकल गया l बटा 1 प्लस 2 रूट। इधर अभी 3 सवाल सॉल्व करने से इस बात का अंदाजा लगा है कि दो चार्ज अगर सेम नेचर के हो तो इक्विलिब्रियम वाला जगह कहाँ आएगा, बीच वाले रीजन में आएगा। मतलब उस जगह पर कोई चार्ज रख दिया जाए, कैसनो चार्ज किसी नेचर का लगने वाला बल का मान। अब अपोजिट चार्ज, अब सवाल कराया गया है कि एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस में चार्ज, माइनस और एक प्लस। अब बताइए कि कहाँ पर रखा जाए किसको, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज को कहाँ पर रखा जाए ताकि वह क्या हो, इक्विलिब्रियम। समझिए
अब कभी आंसर बीच में जीरो नहीं है। अब बीच वाले रीजन में कहीं रखिएगा प्लस क्यू चार्ज तो माइनस खींच लेगा और प्लस धक्का दे देगा, इस पूरा आ जाएगा इधर ही, है कि नहीं? इसलिए ये कभी इक्विलिब्रियम में बीच वाले रीजन में कभी नहीं रहे। हाँ, इधर रहने का चांस बनता है कि नहीं? अगर यहाँ रखेंगे प्लस क्यू तो ये माइनस क्या करेगा इसको, और बोला प्लस, तो बैलेंसिंग होने का चांस। क्या इधर बैलेंसिंग होने का चांस बनता है? हाँ, चांस बनता है कि नहीं? इस प्लस क्यू को यहाँ रखेंगे तो चार्ज क्या करेगा, अरे माइनस क्यू, तो बैलेंसिंग होने का चांस है, लेकिन रिजल्ट देने वाला ही नहीं है, क्योंकि 4 क्यू नजदीक में पड़ गया, बड़ा चार्ज है कि नहीं? 4 क्यू इस क्यू को इतना हैवी फोर्स से रिपेल करेगा जिसका मुकाबला कभी माइनस क्यू कर नहीं। एक तो चार्ज छोटा है, दूरी भी ज्यादा पड़ेगी। अभी कंसेप्ट यहाँ काम आया कि नजदीक में चार्ज, मतलब में जो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आता है, नजदीक। यहाँ पर काम क्या करें, यहाँ पर पूरा साइड चेंज हो गया नजदीक का मतलब। वहाँ पर तो नजदीक का मतलब था कि 20 से दाएं और 20 से बाएं, यहाँ पर नजदीक का मतलब पूरा पॉइंट चेंज हो गया। इस तरह कभी इंटेंसिटी का मान इंटेंसिटी बोल रहे, कहीं मतलब फोर्स का मान जीरो, कहीं पर भी चार्ज रख दो वो कहीं ना कहीं फोर्स उस पर लग ही जाएगा, बैलेंस में नहीं रहो। इसका मतलब ध्यान में रखना कि अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर का है तब वैसा जगह जहाँ जो हम जगह खोज रहे हैं जहाँ पर फोर्स का मान जीरो आएगा, किसी चार्ज पर लगने वाला वह किनारे में होगा, और उस किनारे में जिधर चार्ज का मान छोटा होगा माइनस प्लस साइन को इग्नोर करो, ठीक है? सिर्फ उसका अंक देखना है, डिजिट। यहाँ पर 1 क्यू है, यहाँ पर 4 क्यू है, जिसकी तरफ होगा। अब निकालिए जगह क्या है, तो मान लो जगह का दूरी कितना दिया गया है, L, तो मान लो इधर से दूरी कितना है, ये निकालना है ना। ये दोनों चार्ज हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जो भी दूरी नापा जाएगा यहीं से नापा जाएगा, दोनों फिक्स है। तो यहीं से दूरी हम क्या मानेंगे, x। अब लिखो E माइनस क्यू, ई बराबर प्लस क्यू को अपने तरफ कितना से बोल, k क्यू बटा x स्क्वायर। अब वो वाला 4 क्यू माइनस ई प्लस क्यू को अपने तरफ धक्का देगा इधर से कितना से, k 4 क्यू बटा x। तो k क्यू से k क्यू, फिर वही 2 बटा l प्लस x, 2 बटा बराबर 1 बटा x बराबर l, x बराबर ये आंसर। अगला सवाल में लिखा है एगो प्लस क्यू और एगो माइनस 9 क्यू, माइनस। अभी भी जगह कहाँ बनेगा, इधरे बनेगा, है कि नहीं? 1 बड़ा कि 9 ना बड़ा हो गए, तो 1 के तरफ फिर का मान कहाँ जीरो होगा, इधर है। लेकिन इस बार पूछा गया है कि फाइंड लोकेशन ऑफ चार्ज -3 क्यू, -3 क्यू चार्ज को कहाँ रखा जाए ताकि इस पर लगने वाला कुल फोर्स का मान, तो किनारे उधर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ही ना होगा। फिर वही सवाल है एकदम पूरा रिपीट कि दो चार्ज मतलब अलग नेचर का हो तो इक्विलिब्रियम वाला जगह उस किनारे आएगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। तो फिर वही सवाल सॉल्व कीजिए, ए क्यू -3 क्यू को खींचेगा के क्यू 3 क्यू बटा x स्क्वायर, और वो वाला रिपेल करेगा, माइनस है ना, आई भी रिपेल करेगा तो k गुना 9 क्यू 3 क्यू बटा l प्लस x का, 3 से 3 बटा l प्लस बराबर 1 बटा 2x बराबर l, x बराबर l बाई, ठीक है ना। अब 4 एग्जाम्पल हो गया, अब सबका कंक्लूजन लिखाया गया। जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना इसको बार बार रिपीट नहीं करना, बनाना नहीं है। अब जो लिखाने जाए उस पर खाली ध्यान देगा, एक बार में सब कुछ क्लियर होगा। यही क्वेश्चन कर करके देखिए हम लोग महसूस की कि कौन कहाँ पर कैसे होता है। अब यही चारों पॉइंट को एक जगह लिखवा दिया गया है, सरिया करके ध्यान से सुनना। लिखाया गया क्वेश्चन से कि एक 6 कूलम चार्ज है और एक 8 कूलम चार्ज है।
फिर लिखाया गया है कि एक -10 कूलॉम चार्ज है और एक -12 कूलॉम चार्ज। एक सवाल में लिखा है कि 2 कूलॉम और -8 कूलॉम, यानी -8 कूलॉम और यहाँ 2 कूलॉम में लिखा है कितना, +12 और -3, +12 और -3, और इधर से इधर जगह का नाम क्या दिया गया है, ए, इधर का नाम, इधर का नाम, हाँ, रीजन को, क्षेत्र को, इस क्षेत्र का नाम सी है, बीच वाले क्षेत्र का नाम बी है, इधर वाले क्षेत्र का नाम ए है। और वही सवाल पूछा गया है कि वह रीजन बताओ जहाँ पर किसी चार्ज को रखा जाएगा तो लगने वाला फोर्स का मान 0 हो सकता है। तो ये बात तो तय हो गया कि दो चार्ज अगर सेम नेचर हो तो कहाँ 0 होंगे, बीच वाले रीजन में 0 होंगे। कोई एक जगह ऐसा आएगा, हर एक जगह ना है, कोई एक बिंदु ही ऐसा है जहाँ पर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो लगने वाला कुल फोर्स का मान 0 होगा। फिर यहाँ पर कोई बिंदु बीच में आएगा, यहाँ पर किधर है, 2 की तरफ, यहाँ पर माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब बात समझ आएगी, क्लियर ना। अब था दोनों फिक्स वाला सवाल था ये। अब सवाल क्या है, दोनों नॉट फिक्स, ठीक है। अब सवाल बताया जा रहा है कि अगर दोनों चार्ज जो फिक्स था अगर वो फिक्स नहीं रहेगा तब बताओ कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में। अभी हम खाली पहला का इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे कि जिस चार्ज को हम रखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम में होना, बाकी दो तो फिक्स है। लेकिन अब हमको तीनों का इक्विलिब्रियम देखना होगा कि तीनों पर कोई बल लगना, नेट फोर्स तीनों पर देखा जाए तो लगना चाहिए 0, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो सवाल देखिए चेंज करके, देखो अगला लिख ले कि फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर विच इट इज इन इक्विलिब्रियम, लिखा ना। और उससे अच्छा लिखो, ये तो पहले सवाल का लिखा हुआ, ये ऊपर सवाल का लिखा हुआ है। फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर विच इट इज इन इक्विलिब्रियम, अभी जो सवाल करवाए ना इसके बारे में लिखा गया है, वो सवाल करवाए कि नहीं, उसमें लिखा गया था कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए ताकि वही इक्विलिब्रियम। अब सवाल देखो कितना टफ है। फाइंड लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। अब जो आप तीसरा चार्ज रखने जा रहे हैं उसका खाली नेचर नहीं, उसका लोकेशन, उसका मैग्नीट्यूड, कहाँ रखिएगा, चार्ज कैसा होगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा, तीनों निकाल के आपको दिखाना होगा ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम लिखा हुआ होगा। फॉर विच ऑल द 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, ताकि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम, जबकि 2 चार्ज दिखा दिया गया, 2 चार्ज दिखाया गया है, एक चार्ज +Q और एक चार्ज +चार्ज। ये दोनों फिक्स है कि नहीं, फिक्स नहीं है, ये दोनों चार्ज फिक्स ऐसे रखा हुआ है, कितना दूरी पर, L। अब सवाल यह है कि बताइए कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए और किस नेचर का होना और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम। एक बात तो समझ लो कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में तब रहेंगे साला जब पहले जिसको रखे पहले वो तो इक्विलिब्रियम में हो, इसका तो बाद में देखेंगे। पहले बात तो तय कि जिसको हम रखने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो पढ़िए लिए कि जो आप तीसरा रखिएगा वो कहाँ इक्विलिब्रियम में आएगा, बीच में। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि नहीं, तो पढ़े लिए, आधा पढ़ा पहले हो चुका है कि तीसरा चार्ज जिसको हम रखने जा रहे हैं वह इक्विलिब्रियम में तब होगा जब कहाँ रखा जाएगा, लोकेशन तो पता, एग्जैक्ट पता, अभी टू दी पॉइंट नहीं पता चला है कि यहाँ से कितना दूरी पर, यहाँ से कितना दूरी पर, लेकिन एक रीजन के तौर पर पता चल चुका कि बीच वाले रीजन में 0 आएगा, तीसरा जगह रखा जाएगा। तो अब उसका नेचर तय करेंगे यहीं से। एक बात तो तय कि तीसरा चार्ज कुछ भी नेचर का हो वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, ये खुद को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका नेचर कुछ भी हो कोई गारंटी नहीं रहेगा। +Q रहेगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ही माइनस रहेगा, लेकिन क्या ये +Q रहने से इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर ये नेचर इसका प्लस हुआ दोनों मिलकर सारे इसको रिपेल कर
बस में है ना कि नहीं? अगर ये दोनों अगर ये प्लस ले लिया जाए तो ये प्लस रिपेल करेगा 4q को, ये और ये भी q रिपेल करेगा 4q को, दोनों मिलकर तो रिपेल करेगा। तो कभी 4q इक्विलिब्रियम में नहीं q रह पाएगा, n से ये दोनों मिलकर इसको रिपेल कर देंगे तो बात बनेगा नहीं। तो यहाँ से समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, चार्ज माइनस। दो चीज पता चला, कुछ चीजें हम लोग अपने आप क्लियर कर लेंगे, है ना। आई दोनों तुरंत ही निकल जाएगा, ये तो आधा पहले से पता है, और बात अपने से समझ लेना है कि प्लस में सेटिंग बैठ रहा है कि माइनस। अब पहले इसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मान लो कि दूरी कितना है यहाँ से, x है क्या? तो इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए भैया, देख लो पहले। अभी हम किसके बारे में सॉल्व कर रहे हैं, माइनस क्यू को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये देखने जाए। ध्यान सुनिएगा, इससे क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है कि नहीं? अभी सिर्फ रीजन पता चला है कि बीच में, एग्जैक्ट लोकेशन पता, नेचर पता चल चुका। नेचर क्या होगा, नेगेटिव। अब हम निकालने जा रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन, उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब निकालने जा रहे हैं इसका लोकेशन। तो फिर वही कहानी, इस माइनस क्यू को प्लस क्यू अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और वो वाला 4q खींचेगा जो अलग लिखे, के 4q क्यू बटा एल माइनस एक्स स्क्वायर, और के क्यू क्यू से के क्यू खत्म, तो 1 बटा x बराबर 2 बटा x बराबर एल वाई, x बराबर एल वाई। ये निकल गया एग्जैक्ट लोकेशन, और वो निकल गया हम लोग का नेट। अब रहा मैग्नीट्यूड। अब इसके बारे में किसी के बारे में बात कर लो, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में। अब ये दोनों में से कोई एक क्या कर लो, इक्विलिब्रियम, तीसरा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में बैठेगा, है कि नहीं? अब दोनों को नहीं करके देखना है, या तो इसको कर लो इक्विलिब्रियम में, या तो इसको तो कर ही लिया हम। अब या तो इसको कर दो इक्विलिब्रियम में, या तो इसको। अब कोई दो अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आपका जिसको मन करे उसको करके देख सकते हैं। आपका मन करे तो प्लस क्यू को, मन करे तो 4q। हम करने जा रहे हैं किसको, प्लस क्यू। और उसमें कौन के लिए देख लो, कौन के लिए, प्लस क्यू को। कुछ अगर बात नहीं पड़ेगा, हम ही प्लस क्यू कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं हम लोग, प्लस क्यू। ध्यान सुनो, तो प्लस क्यू को ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा। अब इस पर बल लगेगा, इसके बारे में देखना है। अब प्लस क्यू को माइनस क्यू अपने तरफ, के क्यू क्यू बटा आई 4q, इसको बेल करे तो के गुना क्यू गुना 4q बटा एल स्क्वायर। अब कौन सी, एगो के कटेगा, एगो के कटेगा, एगो के कटेगा, एगो हमको चाहिए छोटा चार्ज, नहीं चाहिए हमको। छोटा क्यू कितना है, छोटा क्यू बराबर आ जाए कितना, 4q एक्स स्क्वायर, 4q एक्स स्क्वायर, 4 बटे। हमारा आंसर क्या आया, -4q बाई। आंसर क्या लिखाएगा, -4q बाई। हाँ, नीचे से लिखना है ना। हाँ, ऑप्शन में आता है सब, प्लस हो रहा माइनस हो रहा। आंसर मेरा क्या है, एग्जैक्ट -4q बाई 9 यहाँ पर चार्ज होना चाहिए। आज जगह तो पता चलिएगा, एल वाई पर होना चाहिए। तो आगे क्लियर। और जी सवाल लगता है गाँव है कि नहीं, अबे नहीं गाँव है, गाँव 56 नंबर। मिटाने इसको था, सब मिलजुल के बनाएगा, अपना बोलेगा भी। 56 नंबर पेन देखिएगा अपना सब। फिर वही सवाल है कि फाइंड लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज फॉर विच ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। एगो प्लस क्यू और एगो।
अभी ये दोनों प्लस ना, प्लस क्यू और प्लस चार क्यू। तो देखो दोनों चार्ज प्लस रहता चाहे दोनों चार्ज तो पीछे में होता। ये सवाल हो गया। अभी सवाल कहाँ है? किनारा वाला। तो एक चार्ज है यहाँ प्लस क्यू, एक है माइनस, अब बीच का दूरी एल। आप ही को बताना है कि भाई चार्ज कहाँ होना चाहिए, किस नेचर का होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ताकि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम। एक बात तो तय है कि यहाँ पर होगा, तो बता जाए आप कि दो चार्ज अलग नेचर के हों तो उस तरफ जीरो होगा, इधर चार्ज का मान किनारे में। मान लिया यहाँ पर हमने क्यू चार्ज को रखा कितना दूरी पर, तो बात हो गया। रीजन पता चला। अब इसका एग्जैक्ट नेचर पता करेंगे। क्या करेंगे? नेचर। पहले प्लस में चेक कर लो, क्या यह प्लस रहेगा तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं। इस वाला प्लस रहेगा तो रिपेल कर देगा। और बोला इसको प्लस तो इक्विलिब्रियम में मतलब माइनस। सही कह रहे? माइनस रहेगा तभी प्लस वाला इसको अपने तरफ, वो वाला इसको बैलेंस बनेगा। अब इसमें से दो चालू क्या करेंगे इक्विलिब्रियम। अब इसका मान निकालने के लिए इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों में किसी को इक्विलिब्रियम, तीसरा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो इस पर लगने वाला हाँ माइनस क्यू के बारे में सोल्यूशन हो रहा है। तो माइनस क्यू पर लगने वाला इस प्लस क्यू चलते बल कितना होगा? के क्यू क्यू बाई एक्स का, और माइनस 9 क्यू को रिपेल करेगा तो के 9 क्यू क्यू बटा एल प्लस होल स्क्वायर के क्यू क्यू के क्यू क्यू 3 बटा एल प्लस एक्स बराबर 1 बटा एक्स बराबर एल बाई 2। एक्स बराबर एल बाई 2। अब ये दोनों में से किसी को इक्विलिब्रियम में करेंगे। हम करने जा रहे हैं किसको? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू को माइनस क्या करेगा? के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर बटे 4, एल स्क्वायर बटे 4 बराबर। अभी 9 क्यू खींचा किसको? क्यू को ना, तो के क्यू 9 क्यू बटा एल स्क्वायर के क्यू एल स्क्वायर क्यू बराबर 9 बटे 4, 9 बटे माइनस। देख ले खत्म हो गया। ढंग का सवाल इसमें रहेगा। चलिए अब हम सवाल करेंगे सॉल्व इंटीग्रेशन बेस्ड। काम हो रहा है सब कुल हमसे लाका, अलग अलग क्वेश्चन का वेराइटी है खाली। अब हम सोल्व करेंगे आई क्वेश्चन ग्रेजुएशन में कराया हुआ था, करेंगे कि नहीं? ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ अगला करवाया जा रहा है, पेज नंबर 57 वाला ग्रेजुएशन में करवाए थे। वहाँ पर मास लिखा होता था, यहाँ पर चार्ज लिखा रहे। कहानी वही का वही है। अभी ये क्वेश्चन कम से कम देख लो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 वाला पार्ट में जो मेहनत लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। वहाँ से बहुत कुछ कंसेप्ट समझ में आए। करेंट में तो और सारा ज़्यादा कुछ मेहनत है। दसम मोटा मोटी जो जानता उतने पर मुझे चलता है, बाकी अपना दिमाग का खेला कैसे सॉल्व करना नहीं। ध्यान सुनिए सब। शुरू में पढ़ाया गया था लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, रो बराबर क्यू बाई वी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चूंकि सवाल लाइनिंग का है, लिखा गया है कि लंबाई का एक कोई रॉड है। अब रॉड कैसा है नहीं, इस बात पर कोई ध्यान देना होने वाली बात नहीं। कंडक्टर है नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई रॉड के बारे में बात करें तो हम बात समझ के चलते हैं कि रॉड का लंबाई की तुलना में नर की मोटाई नेग्लिजिबल है कि नहीं? तो फिर हम सिलेंडर क्या है ना बोलते, हम क्या बोलते हैं उसको? सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर अगर सवाल में लिखा हुआ है तब समझना कि कोई पतला उतला वाला रॉड नहीं, अच्छा खासा उसका मोटाई है, चार्ज उसके अंदर में हो सकता है।
लेकिन अगर लिखा हुआ है वायर के बारे में, रॉड के बारे में चर्चा किया हुआ है, तो अपने मन की बात का समझना है कि लंबाई की तुलना में मोटाई नेग्लिजिबल है, इसके लाइनिंग पर ध्यान देना है, मोटाई पर ध्यान डायमीटर क्यों मतलब। तो मान लिया जाए कि एक चार्ज वायर है, इसकी लंबाई के बारे में बताएं, इसका लंबाई कितना है L, इसका लंबाई कितना है और रड के एक लंबाई पर चार्ज कितना दिया गया है लैम्डा। दो तरीके से इसमें दिया नहीं गया, इसमें बताया गया है कि रड पर कितना चार्ज है Q है लिखा है। सवाल का अपना अपना मन भैया, कभी कभी दे देगा कि रड पर टोटल चार्ज Q है, कभी कभी सवाल लिखेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान कितना है लैम्डा। इसका मतलब खुद समझिएगा कि रड के 1 मीटर लंबाई पर लैम्डा चार्ज है, तो L मीटर लंबाई पर L लैम्डा चार्ज है। और वही L लैम्डा बराबर क्या होगा यहाँ, अभी लैम्डा बराबर क्या होगा क्यों भाई क्वेश्चन लैम्डा दे तो क्यों निकाल के समझ सकते हैं, क्यों दिया हुआ है तो लैम्डा, लेकिन सवाल लैम्डा के रूप में जनरली दिया रहता है। इससे क्या फायदा है, निश्चित लंबाई का रड रहे तब लैम्डा का मायने है, इंचार्ज का मायने है। निश्चित लंबाई का रड रहे तो लैम्डा निकाला जा सकता है चार्ज बटे लेंथ से, लिखा रहता है इन्फिनिटली वायर, इन्फिनिटली वायर। अब तो समझते रहे कितना चार्ज, वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कभी चार्ज देगा, उस पर कितना चार्ज दे दे, इन्फिनिटली वायर है तो है कि नहीं। उस पर सवालों को सॉल्व करने के लिए देगा आपको लैम्डा, इस रॉड के एक लंबाई पर लैम्डा चार्ज है। अब आप समझिए भाई उस अनंत लंबाई के वायर का जितना हिस्सा आप काम में ला रहे हैं, जितना हिस्सा काम में ला रहे हैं उतना उन्हें लैम्डा उसका चार्ज रहा होगा, बस में कि अब अनंत लंबाई के वायर कितना चार्ज दे देगा वो, और फिर आप कैसे निकालेगा लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल कहाँ गया, तो इन्फिनिटली वायर है तो फिर क्यू बटे मैंने क्या हो जाएगा अनंत, जीरो हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगी, बस में कि नहीं। तो अगर वायर इन्फिनिटली वायर लंबाई के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है तो लैम्डा ही सवाल ज़्यादा देगा। चार्ज कभी कभी तभी देगा जब चार्ज जब मतलब रड का लंबाई क्या हो, कुछ फिक्स कितना मीटर लंबा रड है तो चार्ज दे सकता है, लैम्डा का मान बच्चा निकाल लो। लेकिन इन्फिनिटी लॉन्ग बार में क्यों निकालेगा लैम्डा का, तो लैम्डा का मान सवाल देगा, बस में कि नहीं। अब फिर अपने हिसाब से हम लोग तय कर लें कि कितना हिस्सा रड का हम लोग काम में ला रहे हैं, उतना उन्हें लैम्डा कर लेंगे अपना। तो सवाल यही है कि यहाँ से कितना दूरी पर, डी दूरी पर, डी दूरी क्या रखा गया है, एक छोटा क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है यहाँ से डी दूरी पर। अब बताओ कि इस पूरा रड के द्वारा इस छोटा वाला क्यू चार्ज पर कितना बल काम करे, यही सवाल। इस रॉड के चलते यूनिफॉर्मली चार्ज, रॉड के चलते यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के चलते अलोंग द वायर, पढ़ाई भी हो रहा है अलोंग द वायर, यहाँ भी रख सको जी परपेंडिकुलर टू वायर, यहाँ भी रख सकते हैं हम लोग। ऐसा फॉर्मूला ला के दिखा देंगे तो बता देंगे, ग्रेविटेशन एक बार लगता है, ग्रेविटेशन में क्वेश्चन करके दिखाए थे रॉड वाला सवाल, और उसने बताया कभी जाके पीछे देखिएगा ग्रेविटेशन में, तो उसमें कोई सवाल पुट कीजिएगा, मान पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, पूरा का पूरा करके दिखाएंगे अभी भी, वही पूरा ग्रेविटेशन वाला रिपीट होगा सब कुछ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अलोंग द वायर, क्या बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में, खाली फॉर्मूला करें नहीं, वायर के अलोंग द वायर बात कर रहे हैं, किसी किनारे से अलोंग द वायर, उसी के लाइनिंग एक डी दूरी पर चार्ज रखा है, बताओ इस पर कितना बल काम करेगा, समझिए। कूलॉम्स लॉ वैलिड कब तक, पॉइंट चार्ज, ये बात बताए। कूलॉम्स लॉ वैलिड कहाँ तक है, बिंदु आवेश के लिए कूलॉम्स लॉ काम करता है। हम लोग पढ़ते कि चार्ज कैसा, बोले पॉइंट चार्ज है, साइज है नहीं उसमें, पॉइंट चार्ज। अभी तो साइज वाला बात हो गया ना भाई, तो रड वाला बात हो गया। तो इसमें अनंत पार्टिकल, कितने पार्टिकल है इसमें, अनंत पॉइंट चार्जों से मिलकर ही रड का निर्माण हुआ है, और हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल इस प्लस क्यू पर बल लगाएगा, और हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल इस प्लस क्यू से अलग अलग दूरी पर है, तो बल का मान भी अलग अलग आएगा। इस बात हम लोग पहले पढ़ चुके इंटेंशन में कि चीज़ों को जोड़ हम लोग सकते हैं, तो इंटेंशन का सहारा लें। तो सबसे पहले हम लोग मान लें कि यहाँ से कितना दूरी पर, x दूरी पर इस रड का एक टुकड़ा हमने काटा जिसका लंबाई कितना है dx, आई टुकड़ा कैसा है, पॉइंट चार्ज, dx बहुत बड़ा नहीं है, पॉइंट चार्ज, इस पर चार्ज बोलो लैम्डा dx, ठीक है। तो लैम्डा dx इस प्लस के ऊपर जो बल लगाएगा उसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल, अरे पूरा फोर्स निकला नहीं, तो df बराबर लिखा जाएगा k गुना
Q1 गुना Q2 बटा एक्स स्क्वायर, सही कि नहीं? K गुना Q1 गुना Q2 बटा एक्स स्क्वायर। ये निकला सिर्फ एक चार्ज के चलते लगने वाला बल। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इस बात को भी। अब क्या इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सब बल इधर लगाएंगे? समझ कि नहीं? इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। अगर सभी चार्ज पार्टिकल इधर बल नहीं लगाते आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन स्केलर का होता है, वेक्टर का नहीं। लेकिन चूंकि फोर्स जोड़ रहे हैं आप, आपको लगा कि फोर्स तो वेक्टर है, कहाँ इंटीग्रेशन कर रहा है? चूंकि सभी फोर्स का डायरेक्शन, जब हर एक फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो वेक्टर की तरह नहीं, स्केलर की तरह ही है कि नहीं? जब 50 फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो कौन वेक्टर का नियम लगाता है? इसमें सीधे को जोड़ते हैं कि नहीं? वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इससे इंटीग्रेशन हो रहा है। जब कभी 50 फोर्स 1000 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, उन फोर्सों को जोड़ने के इंटीग्रेशन आप कर, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का अलग इंटीग्रेशन करना होगा और वाई कंपोनेंट का अलग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट किया जा रहा है क्योंकि हर एक फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा फोर्स बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? D से लेके D प्लस L। पहला पार्टिकल जो स्टार्टिंग में होगा यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? सबसे लास्ट वाला D प्लस, सबसे किनारे वाले पार्टिकल D दूरी पर होंगे और सबसे इस किनारे वाले D प्लस। हाँ, आई बात हम लोग समझते, कितना बार बताया, नया बात थोड़ा सुना लेते हैं। हम लोग यह बात समझते नहीं मान रखने का मतलब, यहाँ पर इसका मान क्या रखा है? सबसे पहले D के बाद, D के बाद क्या रखा हमें पता। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले एक मान रखा, फिर 0.0000001 रखा, फिर उसके अगला रखा, फिर उसका अगला रखा, अनंत मान आपने रख करके जोड़ कर रखा। बस मैं कोई इंटरवल वाली बात नहीं कि 1 के बाद 2 रखा, नहीं, 1 के बाद 1 के 2 के बीच में भी लाखों करोड़ों मान है, उसको भी आपने रख दिया, सब कुछ हो गया। इंटीग्रेशन का सही मतलब होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने यहाँ पर D का मान x का मान D रखते हैं, तो होता है लिमिट x बराबर 1 से लेकर x बराबर 10 तक। हमको लगता है कि नहीं एक बार 10 रखे एक बार 1, ऐसे नहीं। आप 1 से 10 तक इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि जो भी चीजें आप लिखा हुआ उसमें एक बार 1 रखे, एक बार 1 के बाद 1.00001, 1.1 भी आप नहीं बोल सकते, 1.1 भी नहीं बोल सकते। हर एक मान को रख करके समझो कि मान निकाला गया, जो कभी संभव ऐसे निकाल पाना संभव नहीं। इस बात सुनो तो बताए थे कि हम लोग सबसे पहले क्या बना, जोड़ से बना गुना, कि 5 को 25 बार जोड़ो, मैंने 5-5 के इंटरवल पर जोड़ो, तो मैंने गुना का सहारा ले लिया। इसमें इंटरवल वाली बात पता है साला कितना पर जोड़ना है, 1 के बाद क्या रखना है पता नहीं किसी को। अगर पता होगा कि 1 के बाद 4 रखना है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे कुछ करके 10, तो पता चल जाता बात। तो इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता, बन जाएगा नहीं फॉर्मूला, लेकिन इस इंटरवल का पता ही नहीं चलता कितना इंटरवल पर चल रहा है। हर एक माने को रखे, आप के लिख देगा 1 के जस्ट वाला मान कोई लिख पाएगा, 1 के जस्ट मान क्या क्या पता है, बहुत सारे मान हो सकते हैं। इस सभी मानों को हम लोग यहाँ पर रख दिया गया, सब जुट गया। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं कितना लिख लिया, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, सही कि नहीं? D से लेके D प्लस L तक। तो आगे आंसर आओ के लैम्डा क्यू -1/D प्लस L -1 और बीच में, सही कि नहीं? तो आ जाएगा के लैम्डा क्यू 1/D -1/D। बाकी आपका मन करे तो के का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन है, 1/4 पाई। हम लोग जनरली याद करेंगे के में, एप्सिलॉन नॉट में के झमेला खड़ा करेगा। जब कहीं मन करेगा के का मान रख लेंगे उसका फॉर्मूला में, आज करें हम लोग हमेशा के लिए। यही सवाल का आंसर है, सवाल एंसर सेंटेंस को फायदा होता नहीं, तरीका सीखे बनाने का। और 12th में सब आने होने वाला बात है कि 12th में आएगा, 10 का क्वेश्चन करेंगे, 10 का दिमाग खुलेगा, बस इतने काम। ये सब कॉन्फिडेंस को फायदा हो जाने कि रट के आंसर आए, ऐसा कुछ बात नहीं। तो रहे दो, आज इतना ही करते हैं। लोग कई तक खोले थोड़ा पिछला पढ़ना, जहाँ दिक्कत होगा फिर अपना पूछ लेना। और शुरुआत होने के पहले माने दिक्कत होगा तो पूछ लो, स्टार्टिंग होने के पहले नहीं, कहीं दिक्कत तो पीछे होला तो पूछ लो, उसके बाद स्टार्टिंग करें, ठीक।